गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एक एस्पिरेंट का क्या रूटीन होना चाहिए, उसको किसे प्रायोरिटी देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे अपने सीबीटी एग्ज़ाम को। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो उन लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड अदर कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल ये वीडियो मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको अपने सीबीटी एग्ज़ाम को देनी है। जी हाँ दोस्तों, सीबीटी एग्ज़ाम को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में स्टेनो को पूछने की वजह से लोग स्किल टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। एंड एज यू नो स्किल टेस्ट काफ़ी टाइम टेकन है, तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आप सीबीटी की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, या तो आपकी सीबीटी की प्रिपरेशन वीक हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बच्चे स्टेनोग्राफर बहुत अच्छे उसे मतलब सीख लेते हैं स्टेनो लिखना, एंड शॉर्ट हैंड उनको बहुत अच्छे से आती है, बट उनका सीबीटी नहीं क्लियर होता, वो शॉर्ट हैंड सीख के टहलते रह जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको पहले सीबीटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है एंड देन आपको शॉर्ट हैंड के लिए टाइम निकालना है अलग से। ओके, सेकेंड प्रायोरिटी आपको शॉर्ट हैंड की ही देनी है। शॉर्ट हैंड के लिए 1 से 2 घंटा इनफ है। अगर 1 से 2 आवर आप एक दिन में दे रहे हैं शॉर्ट हैंड को, इनफ है, आपको और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप सीबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने टाइम को मैनेज करके तीनों सब्जेक्ट को एक प्रॉपर स्लॉट में अलॉट करेंगे और उस बेसिस से आप स्टडी करेंगे। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपने अगर टाइम मैनेज कर लिया तो आप तीनों सब्जेक्ट को, इंग्लिश, जीके, जीएस, जो आपका 3 मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको अच्छे से टारगेट कर पाएंगे, सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉप वॉच। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं स्टॉप वॉच, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लगा सकते हैं और स्लॉट के लिए भी लगा सकते हैं कि मैंने जैसे 2 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने स्टॉप वॉच में लगा दिया। अब 2 घंटे जब तक उसमें पूरे नहीं होंगे मैं उठूंगा नहीं इंग्लिश छोड़ के, ना ही कोई अदर सब्जेक्ट स्विच करूंगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब बात आती है, आपने इंग्लिश रीजनिंग कर लिया, ठीक है, जीके जीएस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है कि उसमें कैसे स्कोर अपना बूस्ट करें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर जीके जीएस में आपके 30+ मार्क्स आ रहे हैं तो वो इनफ है, आप उसको एज अ टॉपर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आप एक टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे। ठीक है, आप एज अ टॉपर अपने आप को देख सकते हो, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस काफ़ी वास्ट है एंड उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी रैंडम हो जाते हैं। ओके, रैंडम इन द सेंस कि टॉपिक होते हैं, फैक्ट होते हैं, उसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो वो हर कोई क्या मतलब हार्ड हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो 90% बच्चों के लिए मुश्किल होता है अगर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अगर आपका 30+ आ रहा है जीएस में, जीके जीएस में, इनफ है, उसमें आप वो बहुत ज़्यादा खींचतान मत करिए। आप अपनी प्रायोरिटी इंग्लिश और रीजनिंग को दीजिए। इंग्लिश और रीजनिंग एक मतलब फिक्स है, तो वो आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। हाँ, जीके जीएस आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलवा सकता है, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग आप मिला के भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो आपको जीके जीएस के लिए मेहनत करना है, लेकिन अगेन सारी मेहनत उसी में नहीं कर देना है, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। कि यही है कि आप इसको रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा 5वां पॉइंट, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस प्रैक्टिस। हार्ड वर्क, सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जितना टॉपिक आपने पढ़ा है सब कुछ अच्छे से कवर करना है। जितना सिलेबस आपने रखा हुआ है, जो भी सिलेबस आपने देखा हुआ है, आप एक सिलेबस का यूज भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सिलेबस, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा आपको नहीं है तो आप एक पेपर पेन लेकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये एसएससी का सिलेबस है, ये बैंकिंग का है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये एसएससी का है, एसएसटी रीजनिंग का। ठीक है, तो एसएसटी में जैसे सीरीज, एनालॉगी क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है। सॉरी,
तो आपको इस सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उस पे मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखते रहेंगे बराबर तो आपको पता होगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करना है, क्या क्या टॉपिक आपके वीक हैं। अगर आपके पास यही नहीं होगा तो आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस अपना रख के चलिए। उसके बाद जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या सिलेबस हैं आप देख सकते हैं। फिर अगर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैथ भी है, और अदर एग्ज़ाम में भी मैथ पूछी जाती है। ओनली एसएससी स्टेनोग्राफर में ही मैथ नहीं पूछी जाती है, और एसएससी का ही स्टेनोग्राफर में मैथ नहीं पूछी जाती है। अदर स्टेनोग्राफर जैसे कोर्ट का हो जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो जाता है, और भी अदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आती हैं तो उसमें भी मैथ पूछी जाती है, ठीक है। तो ये बात होगी सिलेबस की, तो आपको सिलेबस रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। तो अब हम फिर से बात करते हैं अपना टाइम मैनेजमेंट की बात हमने कर ली थी। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस प्रैक्टिस। हार्ड वर्क तो हमने समझ लिया कि आपको प्रॉपर सिलेबस कवर करके प्रॉपर अच्छी तरह से वीडियोस देखनी है हर एक टॉपिक का, और हर एक सब्जेक्ट को समझना है। उसके बाद स्मार्ट वर्क की बात आती है। आपने सब कवर कर लिया, अब आप बार बार पूरे को रिवीजन नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी मोटी नोट्स हो जाएंगे तो आप वीक फील करेंगे रिवीजन करने में, आपका मन नहीं करेगा। तो स्मार्ट वर्क में आपको करना क्या है, की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब है शॉर्ट नोट। आपको जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है जीएस में मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर आपने अगर पढ़ लिया है पूरा पूरा, तो उसका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसमें जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको नोट कर लेना है। इसी तरह अगर आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा है तो नाउन के आपको नोट्स तो पूरी देख ली, उसके बाद जो शॉर्ट शॉर्ट्स पॉइंट हैं आपको उनको नोट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, आप देखो। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये टॉपिक है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन है हमारा पेज नंबर 175 से 192, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। वन सेवन फाइव से तो प्रोनाउन में जैसे काफ़ी लेंदी हो जाता है, देखिए कितने पेजेस हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव सब कुछ है इसमें। पॉजिटिव केस क्या होता है, ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने स्टडी जो की थी रानी मैम से की थी, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उनकी सारी वीडियोस, अच्छे से आप नोट बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही डिटेलिंग है, ठीक है, इस नोट्स में। अब आप देख सकते हैं कि आपको पूरा प्रोनाउन कवर करने में कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, सब चीज़ इसमें कवर हो जाता है। तो अब आप बार बार तो पूरे रिवीजन करेंगे नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर इसके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, फिर जाके कहीं एडजेक्टिव स्टार्ट हुआ है। तो 191 इतना लंबा आप बार बार नहीं करेंगे, और जाहिर सी बात है आप बार बार करेंगे भी तो कुछ कुछ चीज़ें छूट ही जाएंगी। करना क्या है ये देखिए, आपको एक ऐसे नोट्स अलग से बनाने हैं जिसमें आपको प्रोनाउन का एक पैटर्न एरर टाइप का लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउन है ये। अब इसमें देखिए मैंने कैसे नोट बनाए, जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा सेम केस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा सेम केस में। तो देखिए मैंने आपको प्रोनाउन का एक लॉन्ग नोट्स दिखा दिया कि कैसे इसमें पूरे डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा हुआ है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में है। छोटी छोटी चीज़ें मैंने छोटी एक एक लाइन में लिख लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे लेट, लेट के बाद ऑलवेज सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, लेट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ये एरो का मतलब है के बाद। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए। वैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे तीनों पर्सन आ गए अगर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो 2 3 1 के लिए नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 ये रहेगा। नॉर्मल सेंटेंस का मतलब है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है। कॉन्फेशनल सेंटेंस है तो आपका अरेंजमेंट होगा 1 2 3। कॉन्फेशनल क्या होता है, जैसे किसी सेंटेंस में मिस्टेक की बात हो रही है, गिल्ट की बात हो रही है, या फिर सेंटेंस आपका नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका अरेंजमेंट होगा प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन। अब अगर पर्सन दो आ गए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो अरेंजमेंट होगा सेकंड एंड वन पर्सन। इसी तरह ही शॉर्ट नोट्स है, ठीक है आपके। और ये चीज़ आपकी प्रोनाउन की खाली मुश्किल से 1 2 3 4 5, ये देखिए ये कंप्लीट प्रोनाउन जो मैंने आपको नोट दिखाई है ना, ये इतनी लंबी जो नोट्स है,
ये सिर्फ 5 पन्ने में शॉर्ट में कवर हो गई। आपको यकीन नहीं होगा कि जितनी चीज़ें इसमें लिखी है ना, वो सब कवर है इसमें। मैंने इसको सब कवर कंक्लूड करके इसमें लिखा हुआ है। आप भी ऐसे बना सकते हो खुद का नोट्स और खुद कंक्लूड करके कर सकते हो। ओके, तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमने बात किया हार्ड वर्क की और बात किया स्मार्ट वर्क की और प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस इसको हाईलाइट आप कर लो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो आपके 3 फ्रेंड होने चाहिए। वो 3 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? 3 फ्रेंड्स अंटिल सिलेक्शन: प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक। इसके अलावा आपके कोई दोस्त नहीं होने चाहिए। ओके, मैं सीरियसली ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है। माइंड क्यों फ्रेश करना है? आपको माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना थोड़ा बहुत वॉक कर लो अकेले, वो इनफ है। क्योंकि अगर आप अकेले कोई काम करते हो तो आपका टाइम आपका मतलब फिक्स रहता है कि आप जाओगे आधा घंटा वॉक करके चले आओगे। वो या दोस्त के साथ जा रहे हो तो फिर वो टाइम कहीं ना कहीं और भी जा सकते हो, फिर ज़्यादा बातें होने लगेंगी तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप अकेले रहो, ठीक है। सॉलिट्यूड बहुत ही बेहतर चीज़ है। तो प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, मॉक करना है। यही 3 दोस्त हैं आपके जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। प्रैक्टिस कैसे करना है? कोई भी चीज़ आपने पढ़ा, DPP लगाना है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट करना है। टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो या फिर अदर कोई भी आपको प्लेटफॉर्म पसंद है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप चीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहले फर्स्ट रिवीजन उसका 24 घंटे के बाद करना है। आई रिपीट, 24 आवर्स के बाद करना है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट रिवीजन आपको 24 आवर के बाद करना है, 24 आवर। उसके बाद आपको जो सेकेंड रिवीजन करना है वो आपको 7 डेज के बाद करना है, ठीक है। इसके पीछे बहुत ही अच्छा लॉजिक है। आपको मैं बताऊं तो इसके पीछे काफ़ी मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का, तो उससे रिलेटेड ये है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो आज तो आपको 24 आवर्स तक आपके ब्रेन में रहती है वो चीज़ें। जब आप उसको अगेन पढ़ लेते हो तो आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हो कि जो डेटा था ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रखना है तुम्हें। तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है एंड अगेन वो 7 दिन बाद फिर से इरेज होने लगता है। तो आप उसको जब 7 दिन बाद फिर रिवाइज करते हो तो कहीं ना कहीं वो फिर से स्टोर होने लगता है। तो ये की है रिवीजन की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ याद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मेरी पूरी मेहनत लेकिन बेकार हो जाती है जब मैं पढ़ के भूल जाता हूँ। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी टिप है ये। आप इसको फॉलो करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड अगेन हम बात करते हैं प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन करिए। रिवीजन आपको मैंने पहले भी बता दिया 4 to 5 टाइम्स करना है, कवर ऑल टॉपिक। एक बार आपने रिवीजन कर लिया तो दोस्तों हमने देख लिया था कि आपने रिवीजन करना है 4 से 5 बार और सारे टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टारगेट के ऊपर। वो है हमारा 1 से 6 महीने, 1 साल से 6 महीने। यानी आपको 1 साल से 6 महीने तक सब कुछ भूल जाना है। कोई आपको ओकेशन में नहीं जाना है, कोई फेस्टिवल नहीं फॉलो करना है, कोई आपके लिए कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता अनटिल सिलेक्शन। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता आप ये मान के चलो, ये पूरा सपोज करके चलो कि आपको ना फेस्टिवल में आना है ना फिर किसी ओकेशन में जाना है। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप जाते हो, आप फेस्टिवल में 4 से 5 दिन के लिए जाते हो, ठीक है। वो 4 से 5 दिन ना कहीं आपके आने वाले आगे के 1 हफ्ते यानी 7 डेज ले लेता है। कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बिंग माइंड में क्रिएट हो जाती है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं वो भी डिस्टर्ब कर जाती हैं, या फिर आपको वहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको 1 साल से 6 महीने आपको लगकर सब कुछ भूल के सिर्फ अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ना है और कहीं नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो इस चीज़ को तो आप 100% 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले लोगे। एंड इफ़ आपका कोई ऐसा गोल है पंचवर्षीय योजना टाइप तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वो करते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो
सॉरी थोड़ा सा कैमरा, ओके। तो ये आप देख लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें आप करोगे, ठीक है, लेकिन किस हिसाब से आप करोगे। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग आवर्स को कॉन्कर करो। मॉर्निंग आवर्स को कॉन्कर करना बहुत ही ज़रूरी है मैं कहूँगा, क्योंकि जब आप सुबह में उठते हो ना तो आपका माइंड फ्रेश रहता है और बहुत ही क्लियर डिसीजन आप ले सकते हो, क्या पढ़ना है, कैसे आज मैंने पूरा दिन बिताना है, वो सब आप कर सकते हो। तो आपको मॉर्निंग में 4 बजे तो उठ जाना है। अगर आपको अच्छे से 1 साल के अंदर सिलेक्शन चाहिए, कहीं ना कहीं आपको 4600 ग्रेड पे, ठीक है, 4600 ग्रेड पे या फिर 4500 4200 जो भी हो, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप 10 बजे सो के उठ रहे हो, 9 बजे सो के उठ रहे हो, तो वैसे थोड़ी ना होगा, वैसे नहीं हो सकता। आपको कोई इतना अच्छा खासा ग्रेड पे दे रहा है, आप 10 बजे सो के उठने वालों को नहीं मिलेगा ये। आप उठो, थोड़ा पहले उठो, 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, इसी दिन में उठना है आपको, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, इसको कॉन्कर करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये करके खुद देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, 4 से 11 के बीच में आपको करना है क्या, सिर्फ कोचिंग और खाना, ये ही दोनों काम आपके स्टडी के बीच में आने चाहिए। आपके स्टडी के बीच में सिर्फ यही दोनों काम आने चाहिए। कौन से काम है? कोचिंग जाना आना, ऑफलाइन कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और खाना खाने की। इसके अलावा आपका कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत शाम के टाइम में आप 1 घंटे की वॉक ले सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, क्योंकि आप अगर दिन भर सिटिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं। आजकल सियाटिका वगैरह हो रहा है लोगों को, तो वो चीज़ें ना हो, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज ही होगा मुश्किल से। अब मॉर्निंग में तो आप 15 मिनट इनफ है, 15 मिनट आप थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, इनफ है। अगेन मैं कहूँगा सिर्फ आपको कोचिंग और खाने में अपना ध्यान देना, बाकी थोड़ा बहुत आप काम वगैरह है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है घर का, तो आप करो। अदरवाइज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड अब फाइनल पॉइंट के ऊपर। वो ये है कि रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल गिव यू एवरीथिंग। ये लाइन को आप समझिए। आप अगर टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो टाइम आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ देगा टाइम। टाइम ही है जिसे हम यूज़ करके एक सिलेबस कवर कर सकते हैं, एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं। एक जिम जाने वाला पर्सन अगर वो मॉर्निंग में उठकर जिम प्रॉपर जाए, वो भी अपने टाइम को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और एक बंदा सो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम को यूज़ कर रहा है। आपको भी टाइम का यूज़ करना है, बिताना नहीं है, आपको यूज़ करना, उससे कुछ हासिल करना है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मैं टिप्स लाता रहूँगा आप लोगों के लिए और चीज़ों को आपकी आसान करता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, टेक केयर, गुड बाय।